लेना नहीं चाहिए। अच्छा, डिस्प्यूट के अंदर इन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई, कोई अमाउंट नहीं बताया, कोई टाइम पीरियड नहीं बताया। दैट मीन्स कितने ही अमाउंट का डिस्प्यूट हो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। एसएससी ने रिवीजन की रिक्वेस्ट भेजी है, तो क्या वो डिस्प्यूट है? रिवीजन की रिक्वेस्ट आप किसको भेजते हैं? यदि आपने असेसिंग ऑफिसर को भेजी या कमिश्नर को भेजी, दैट मीन्स इट इज नॉट ए डिस्प्यूट, इट इज नॉट ए डिस्प्यूट। कमिश्नर अपील, उसको आप रिवीजन की रिक्वेस्ट भेजते नहीं, उसके बाद तो आप अपील लॉन्च करेंगे, दैट इज ए डिस्प्यूट, दैट इज ए डिस्प्यूट। अच्छा, तो अब ये जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 150 पर द्वारका मैंने एग्जांपल ही रेक्टिफिकेशन का दिया था। रेक्टिफिकेशन इट इज ओनली ए रिक्वेस्ट, नॉट ए डिस्प्यूट, किसी बात का झगड़ा नहीं है। रिवीजन भी तो डिस्प्यूट में भेजेंगे, रिवीजन को हम एज तक डिस्प्यूट नहीं मानते। हमने एक रिक्वेस्ट की है रिवीजन की कि इन ग्राउंड्स को शायद आप कंसीडर करना भूल रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर ने क्लियरली लिखा है ए mere रिप्रेजेंटेशन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए डिस्प्यूट अंटिल योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग अगेंस्ट ए फॉर्म। रिटर्न ए डिस्प्यूट नहीं, जब तक आप किसी फॉरम में नहीं पहुंचते, जब तक आप किसी फॉरम में नहीं पहुंचते तब तक वो डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। जब तक अपील नहीं होगी तब तक डिस्प्यूट नहीं होगा। अच्छा, अब जरा इसके ऊपर गाइडेंस नोट के पॉइंट पढ़ ले और इसके क्वेश्चंस भी हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। गाजी बस सारा पॉइंट रिपीट हो जाएंगे। देखो जरा विजुअलाइजर दिखा दो। एडवांस टैक्स स्टैट्यूटरी ड्यूज है, बिल्कुल। देखो जरा काफी चीजें आपकी जहां से भी क्लियर होंगी। एनी अदर स्टैट्यूटरी ड्यूज indicate that the clause cover all type of dues under various statutes which are applicable to a company. But all type of dues under various statutes. Again, with reference to regularity, the auditor should clearly understand the nature of each statutory due payable by the company before commenting on the same. एग्जाम्पल इन्होंने दिया, रेगुलरिटी एक नॉर्मल फीचर है कुछ ड्यूज के केस में, जैसे प्रोविडेंट फंड अगले महीने की 15 तारीख, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, सेल टैक्स क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर जो स्टेट लॉ का प्रोविजन होगा। बट this is not the case in respect of like duty of custom on import of goods, demand which arise due to some assessment order. So such dues shall be construed to have been paid regularly. हम कब मानेंगे कि ये रेगुलरली पेड है? यदि कंपनी इनको डिपॉजिट करा दे एज एंड व्हेन दे बिकम, मतलब किसी भी ड्यूज की यदि लॉ के अंदर कोई स्पेसिफिक डेट प्रिस्क्राइब नहीं है, देन उसकी रेगुलरिटी कंसीडर की जाएगी बेस्ड अपॉन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, बेस्ड अपॉन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। आगे इन रिस्पेक्ट ऑफ, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान देना इस पे, एग्जाम में आए ना आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं, पर ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड अर्लियर, और आपने इसको एक बॉन्डेड वेयर हाउस में रख दिया, बिल ऑफ एंट्री इनटू बॉन्ड वेयर हाउस, आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन ना करके बॉन्डेड वेयर हाउस में डिपॉजिट करा दिया विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो अब जो वेयर हाउस में जमा कराया वेयर हाउस का किराया, और किराए के ऊपर यदि किराया नहीं दिया ब्याज, interest and rent required to be incurred under section 61 of the Custom Act 1962, क्या इसको भी स्टैट्यूटरी ड्यू माना जाएगा? गाइडेंस नोट ने कहा हाँ, इसको भी स्टैट्यूटरी ड्यूज माना जाएगा। would come under any other statutory dues, and auditor
would have to examine and comment upon the regularity of the company in depositing such interest and payment. क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसके ऊपर कि एक पर्सन ने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए एंड द गुड्स इंपोर्टेड हैज बीन स्टोर्ड इनटू द वेयरहाउस एंड द assessee has not paid the interest and rent. As an auditor, how will you comment? Payable to whom? Custom authority indoors. Audited warehouse is private, may be public. उसकी डिटेल तो आपको कस्टम एक्ट से मिल जाएगी. डीमैरिज चार्जेस वो तो देने ही आपको कस्टम अथॉरिटीज को है, बिल्कुल स्टैट्यूटरी ड्यू में आएगा. अच्छा, अब कस्टम लॉ की ज्यादा बातें मत करो, मुझे नहीं आता कस्टम एक्ट. सेक्शन 57, 58 पे पहुंच गए बीकानेर वाले, और भी बड़े सारे कुछ आ गए एक्सपोर्ट करने के लिए. बस मुझे नहीं आता कस्टम एक्ट, भूल गया मैं तो. जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर किए हैं मैंने. नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस इनकम टैक्स, ये देखो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था एडवांस इनकम टैक्स का. would constitute default in payment of statutory. Would constitute default in payment of statutory. जो डिग्री सरेंडर कर दो, ऐसा क्यों? क्या आपको लगता है कि हर एक पर्सन को हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए? एक काम करना, अपने बाकी टीचर से जाकर एसए के बारे में पूछना. टीचर क्या अपने प्रिंसिपल से जाके एसए के नंबर पूछना. नहीं पता होगा उनको कहना डिग्री सरेंडर कर दो. In case where there are no arrear on the balance sheet date, arrear नहीं है, arrear नहीं है balance sheet date पर, but the company has been irregular during the year in depositing the statutory dues. बताओ जी क्या रिपोर्टिंग होगी? बैलेंस शीट डेट पर अरियर नहीं है, लेकिन वैसे अमाउंट इरेगुलर है, रिपोर्टिंग होगी? हाँ बिल्कुल. द ऑडिटर शुड स्टेट दिस फैक्ट व्हाइल रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लॉज. फर्स्ट पैरा की बिल्कुल सही पता बात. फर्स्ट पैरा आगे देखो. फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज the auditor should consider a matter as disputed. लो जी, झगड़े की बात पर झगड़ा खत्म करने के लिए गाइडेंस आ गई. किसी चीज को डिस्प्यूटेड कब मानेंगे? Where there is a positive evidence or action on part of the company to show that it has not accepted the demand for payment of duty or tax. और इन्होंने कहा कंपनी अपील में चली गई. कंपनी हैज प्रेफर्ड द अपील, दैट मीन्स डिस्प्यूट अराइजेस. आगे ऑडिटर को एक रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए विद रेफरेंस टू डेट ऑफ द बैलेंस शीट फ्रॉम द मैनेजमेंट. किन चीजों पर? स्पेसिफाइंग द केस and amount considered disputed. एक, containing a list of the case and amount in respect of the statutory dues which are undisputed but outstanding. कितने पीरियड से ज्यादा? More than 6 months. Outstanding for a period more than 6 months. और साथ ही उनसे एक स्टेटमेंट ले लो. जो इंफॉर्मेशन आपने हमें दी है फर्स्ट पॉइंट में डिस्प्यूटेड मैटर की, सेकंड पॉइंट में अनडिस्प्यूटेड मैटर की, ये अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आपने हमसे कुछ नहीं छुपाया. कंटेनिंग ए स्टेटमेंट एज टू द कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट. अच्छा, अब बताओ जरा, जोधपुर वाले बताओ, ये ज्यादा इंटेलिजेंट बन रही है आज. कौन सा एसए और अप्लाई हो सकता है यदि मैटर डिस्प्यूट में है कंप्लीटनेस के लिए? तुम्हें तो सारी चीजों की नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि तुमने पेपर देने हैं. मैंने तो पेपर नहीं देने, तुमने पेपर देने हैं जोधपुर. बताओ बताओ, बाकी के आंसर आ गए. जोधपुर इनका जवाब नहीं आएगा. SA 501
एक्सेप्ट 501 लिटिगेशन एंड क्लेम की कौन सी एसेशन चेक करनी होती है? ये लो पहुंचे 250 में, वही तो जोधपुर। ढंग से नहीं पढ़ोगे, दूसरे पे उंगलियां उठाओगे तो यही होगा। ऐसे 501 के अंदर ध्यान हो आपको लिटिगेशन एंड क्लेम की कंप्लीटनेस। मैंने जब इसको अंडरलाइन किया था तभी समझ जाना चाहिए था आपको। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना जोधपुर इन तीनों बातों का। मजाक अपनी जगह, स्टडी अपनी जगह, ठीक है। चलो आगे बढ़े। स्टेटमेंट ऑफ अर्लियर ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अब देखो, किसी भी कंपनी की रिपोर्ट उठाकर देख लेना, ये तो आपको मिलने ही मिलने हैं। आउटस्टैंडिंग के एंड डिस्प्यूटेड के, मोस्टली डिस्प्यूटेड का तो मिलेगा ही मिलेगा। इस फॉर्मेट में आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है। नेम ऑफ द स्टैट्यूट जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961, नेचर ऑफ द ड्यूज, इनकम टैक्स अमाउंट 50 करोड़, पीरियड टू बी रिलेट 2014-15, ड्यू डेट 15 मार्च 15 सितंबर जो भी थी, डेट ऑफ पेमेंट जिस दिन एक्चुअल पे किया, रिमार्क कुछ है। डिस्प्यूटेड में नेम ऑफ द स्टैट्यूट, नेचर ऑफ द ड्यूज, अमाउंट किस पीरियड का है, फोरम जहां डिस्प्यूट पेंडिंग है, एंड तारीख। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमारे आ जाते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज के अंदर। आउटस्टैंडिंग वाले फॉर्मेट में डेट ऑफ पेमेंट कहां से आया, क्यों नहीं आ सकता? 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है। अभी किसी ने क्वेश्चन कहा था कि उसने 5 अप्रैल को दे दिया, 5 अप्रैल को दे दिया। बीकानेर यदि आउटस्टैंडिंग था, ड्यू डेट थी 31 मार्च और ड्यू डेट थी 31 मार्च पे 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग करना है। ड्यू डेट थी 30 सितंबर, ड्यू डेट 30 सितंबर, 6 महीने से ऊपर हो गया, 6 महीने से ऊपर 31 मार्च को, 5 अप्रैल को पे कर दिया। मुजफ्फरनगर आपको लगता है कि रिवीजन डिस्प्यूट में आनी चाहिए, यू मे कंसीडर, इस पे मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, अब देखते हैं जी इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 है आपकी बुक का। As a statutory auditor, how would you deal with the following case? During the course of audit of ABC Limited, it is noticed that out of 12 lakh of PF contribution, सिर्फ 2 लाख रुपए जमा कराए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर। ऑन इंक्वायरी चीफ अकाउंटेंट आपको कहता है ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम दे हैव नॉट रेमिटेड बट विल रेमिट द सेम एज एंड व्हेन द पोजीशन इंप्रूव्स। नंबर 1, क्या ये अमाउंट डिस्प्यूट में है या अंडर डिस्प्यूट? ये अमाउंट डिस्प्यूट में है या अंडर डिस्प्यूट? अंडर नॉट डिस्प्यूट। ये अमाउंट अंडर डिस्प्यूट नहीं है, अनडिस्प्यूटेड है। मैं कंपनी का अकाउंटेंट कह रहे देने हैं हमने पैसे, मतलब डिस्प्यूट नहीं है। क्या कंपनी रेगुलर है? नहीं, इरेगुलर हो। क्या कंपनी रेगुलर है? नहीं, कंपनी रेगुलर नहीं है, कंपनी रेगुलर नहीं है। क्या अमाउंट आउटस्टैंडिंग है 6 महीने से ज्यादा? डेट इसने बताई, डेट नहीं बताई, डेट इसने बताई है। प्रिजम्पशन ले लो, मान लें कि अमाउंट 6 महीने से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, देन हम उसको भी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, ये स्पीकर पे बात करना है एक बार, क्या प्रॉब्लम है? बच्चे कुछ कह रहे हैं, एसी नहीं चल रहा। अच्छा, अब जरा आगे बढ़े। ये तो सेम क्वेश्चन आ गया फिर।
क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कहता है? एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग? रेगुलरिटी नहीं है। PQR ने पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा नहीं कराया 10 लाख का विद द अथॉरिटीज टिल द ईयर। सेम क्वेश्चन, रेगुलर हो गया। सेम क्वेश्चन। आगे आगे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, एक क्वेश्चन नंबर 16। बिग एंड स्मॉल लिमिटेड received a show cause notice from excise department. show cause notice, डिमांड आई है 25 लाख की दिसंबर 15 में। कंपनी ने इस नोटिस का जवाब दे दिया जनवरी 2016 में और कहा कंपनी इज नॉट लायबल फॉर द लेवी। कंपनी इज नॉट लायबल। अच्छा, no further action was initiated by the Central Excise Department. लो जी, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया। प्राइमा फेस ही क्या लगता है? एक्साइज डिपार्टमेंट शायद इनकी बात से सहमत है। इन्होंने जो रिप्लाई दिया उस रिप्लाई के बेस पर सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट एग्री हो गया। यस, ये वाला जाएगा। As the auditor of the company, what is your role in this? बताओ। एक तो मैं 250 तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस वाली बात आ जाएगी। नंबर 2, ऐसे के अलावा कारों की यदि मैं बात करूं, ये अमाउंट क्या ये ड्यू है? बोलो। नहीं। एजम्पशन बेस्ड है आंसर। एज्यूम करें एक्साइज डिपार्टमेंट ने इनकी बात को कंसीडर करके अपने शोकाज नोटिस को था। शोकाज नोटिस का मतलब क्या होता है? आप अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए, भाई यू आर नॉट लायबल टू पे सो मच ड्यूटी। इन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दी, हो सकता है एक्साइज डिपार्टमेंट एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फैक्टरी, बात खत्म। तो ये तो अमाउंट ड्यू ही नहीं हुआ, ये तो अमाउंट ड्यू ही नहीं हुआ, तो ये तो मेरा स्टैट्यूटरी ड्यू ही नहीं है। बोलो, यदि एक्साइज डिपार्टमेंट मेरी बात से एग्री कर गया, कंपनी की बात से सेटिस्फाइड हो गया, तो क्या ये मेरा स्टैट्यूटरी ड्यू बनेगा? क्या ये मेरा स्टैट्यूटरी ड्यू बनेगा? बनेगा ही नहीं, मेरी कोई लायबिलिटी ही नहीं है। लेकिन दूसरी एजम्पशन क्या हो सकती है? जहां पर फाइनल ऑर्डर कॉपी, फाइनल ऑर्डर कोई असेसमेंट थोड़ी हो, ये बात होती है शो काज नोटिस। इंदौर इट वॉज ओनली शो काज नोटिस और एक्साइज डिपार्टमेंट आपकी चिट्ठी का जवाब तो देंगे नहीं, भूल जाओ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। नो ड्यू इज पेंडिंग, नो ड्यू इज पेंडिंग, बिल्कुल नॉर्मल लिखेंगे, कंपनी इज रेगुलरली डिपॉजिटिंग द स्टैट्यूटरी ड्यूज। लेकिन यदि आप कहते हैं कि इसके ऊपर मेरे को ये चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए, देन आप कंपनी को कह सकते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे वाला दिमाग लगाओ जरा, ऐसे वाला दिमाग। कंपनी को क्या कह सकता हूं मैं कि आप इसको अपने नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दीजिए कि इस तरीके से एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक शो कॉज नोटिस भेजा था जिसका हमने रिप्लाई दे दिया है एंड उसके बाद उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और बीइंग ए ऑडिटर, मैं अपनी रिपोर्ट में इट्स नोट्स टू अकाउंट का क्या डाल सकता हूं? बोलो जरा। 706। अब लगाना है दिमाग। रोहतक कैसे वाला, अब ऐसे वाला कि मैंने नोट्स टू अकाउंट में डलवा दिया। अब बताओ जी कैसा दिमाग लगाऊं? हाँ, बीकानेर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हरिद्वार, ये तो पहुंच गए, ये तो पहुंच गए सही जगह। लक्ष्मी नगर ठीक करो, ठीक करो। 705 706 EOM पैरा मॉडिफिकेशन है 705 तो EOM नहीं, EOM पैरा नोट्स टू अकाउंट के रेफरेंस वाला। हाँ, जोधपुर लक्ष्मी नगर बिल्कुल ठीक। ऐसे 250 में रिपोर्टिंग क्यों करेंगे? कंप्लायंस ऑफ लॉ। When company is not violating any law, it was just a show cause notice. तो मेरे को तो ये चेक करना है ना whether the law has been complied with. धुआं उठा है तो हो सकता है आग लगी हो कहीं पर, शो कॉज नोटिस आया है, देयर माइट बी सम नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ, तो इसलिए मुजफ्फरनगर 250 का कंसीडरेशन भी आ जाएगा।
जीएसटी साइन हो गया, चलो बहुत बहुत बधाई सबको, जीएसटी साइन हो गया बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। अच्छा, शो कॉज नोटिस इशूड इन मार्च, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? शो कॉज नोटिस मार्च में इशू हुआ, ऑडिटर की जिम्मेदारी सेम रहेगी। इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? लुधियाना बताओ, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं सब्सिक्वेंट इवेंट पे काम कर सकता हूं या नहीं? ऐसे 560 और अप्लाई कर दूंगा लुधियाना, ऐसे 560 और अप्लाई कर दूंगा। इसके ऊपर अब जो ये अगला क्वेश्चन है, ये वाला, ये आपकी बार की आरटीपी में आया है। इफ रिप्लाई ऑफ शो कॉज नोटिस पेंडिंग, तो मैं इसको अपने रिपोर्ट में मार्क दे सकता हूं, कंपनी को कहूंगा नोट्स टू अकाउंट में लिखो और मैं उसका रेफरेंस ले सकता हूं। बस डिस्क्लोज कर दिया और अपने अगर अप्रैल में डिमांड आई, आप अकॉर्डिंगली कर लीजिए, सब्सिक्वेंट इवेंट अप्लाई कर लीजिए। अप्रैल में डिमांड आ रही है, आप तो पिछले साल की रही है ना। ये क्वेश्चन देखिए जरा, हैदराबाद सेल्स वर्किंग, ये आपकी बार की आरटीपी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का एक। ये सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, मैं आरटीपी में से ही करा रहा हूं। जी प्राइवेट लिमिटेड has submitted the financial statement for the year ending March 16। आपके ऑडिट असिस्टेंट ने रिकॉर्ड से ये चीजें पाई, रिकॉर्ड से इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 12-13 का 125 लाख अपील इज पेंडिंग बिफोर ऑनरेबल IT-80। कब से? 30 सितंबर 2014 से। 6 महीने हो गए। कस्टम ड्यूटी 85 लाख। डिमांड नोटिस आया हुआ है 15 सितंबर से, बट कंपनी ने ना तो पे किया ना अपील। दैट मीन्स कंपनी अपनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर रही है क्योंकि कंपनी ने अपील नहीं की। मैं इसके ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकता हूं, मैनेजमेंट का व्यू पॉइंट क्या है, और कंपनी इसके ऊपर अपील लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, तो मैं अकॉर्डिंगली अपनी रिपोर्ट में लिख दूंगा। बट मुझे लगता है कंपनी कह रही है कि हम अपील नहीं कर रहे, हम पे करेंगे, बट अभी पैसे नहीं है, तो मैं इंसिस्ट करूंगा आप इसके लिए प्रोविजन बना दें। प्रोविजन नहीं बनाया तो मैं अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर दूंगा। अच्छा, एज एन ऑडिटर हाउ वुड यू, अच्छा अब जरा एक चीज देखना और मुझे क्वेश्चन में बताना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या। एज एन ऑडिटर मेंबर्स को कैसे बनाना, तो इसका मतलब हाउ ऑडिट वुड रिपोर्ट यू आई, ब्रिंग दिस फैक्ट ऑडिट रिपोर्ट कैसे जाएगा? क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड? मेंबर के बारे में बोल रहा है, कारों की तो है नहीं। हाउ वुड यू ब्रिंग दिस फैक्ट टू द पेपर? क्या क्वेश्चन आपसे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने की बात कर रहा है या क्वेश्चन आपसे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट? रिपोर्टिंग बोल रहा है। रोहतक सोच के बताओ अच्छी तरह, क्वेश्चन आपसे रिपोर्टिंग की बात कर रहा है या व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, इसकी बात कर रहा है? प्रोसीजर बोल रहा है। हाउ वुड यू ब्रिंग दिस फैक्ट टू द पेपर? मैम रिपोर्टिंग है बिल्कुल। हुआ क्या? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2012-13 में, 12 में पता नहीं 13 में आया था। तब इसका आंसर इंस्टीट्यूट ने प्योरली कारों पर दिया, किसी स्टैंडर्ड का रेफरेंस नहीं दिया। रिपोर्टिंग की बात थी। बाद में जब बीच में 2014-15 का साल आया, जब कारो बीच में से गायब हुआ था एक साल के लिए, एक टाइम तक कंपनी एक्ट 1956 हट गया था, 2013 आ गया था, कारो इश्यू नहीं हुआ था। उस टाइम पर इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर कारों से हटाकर ऐसे 250 पर डाल दिया। अब ये क्वेश्चन इन्होंने वापस लिखा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली रिपोर्टिंग पर है, तो मेरे हिसाब से वैसे इसका आंसर प्योरली कारों की रिपोर्टिंग पर जाना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट ने इसके आंसर में 250 और साथ में उठाया हुआ है। कारों की रिपोर्टिंग को सारी बताई है, वो नहीं कह रहा कि कारों की रिपोर्टिंग नहीं बताई, बट इन्होंने अपने आंसर में साथ में ऐसे 250 का रेफरेंस कोड दिया हुआ है। तो आप भी उस पॉइंट को दे देना। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ऐसे 250 कंसीडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल। हम क्यों पंगा लें इंस्टीट्यूट से?
मेरा वाक्य 1 नंबर काट लेगा। वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसे 250 की, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपने आंसर में लिखा हुआ है तो आप भी लिख देने चक्कर को उतना ही है जितना उसने डिसाइड कर लिया। होना भी चाहिए तो लिख दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ना दे रेफरेंस, क्यों नहीं दोगे लक्ष्मी नगर, क्यों नहीं दोगे? जब हमने डिस्कस भी कर लिया, हमने बात भी कर ली, अब तो आपको याद रहेगा। तो इट इज अबाउट द टॉपिक स्टैट्यूटरी ड्यूज। 13 पॉइंट 16, अच्छा 16 इवन पैरा फतेहाबाद डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। चलो चलो अब आगे बढ़े जल्दी से। कस्टम ड्यूटी का सॉल्यूशन होगा। कस्टम ड्यूटी की रिपोर्टिंग तो आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी। देखो, कस्टम ड्यूटी के ऊपर हमने अपने आंसर में क्या लिखा, हम इसकी रिपोर्टिंग बिल्कुल करेंगे जोधपुर। प्रैक्टिस मैनुअल में देखो, इसके आंसर में लिखा है इन रेफरेंस टू डिमांड नोटिस रिसीव्ड फॉर कस्टम ड्यूटी ऑफ 85 लाख फॉर विच कंपनी हैज not taken any action. आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे। Company has not taken any action and is outstanding for more than 6 months. It leads to irregularity which should be brought to the notice of member by report. आरटीपी का सॉल्यूशन आप देख लेना। आरटीपी में से 250 का रेफरेंस और है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8। Point number 8 on a repayment of para number 3A. रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 था लक्ष्मी नगर में। वेदर the company has defaulted in a repayment of loans or borrowings to किसकी 4 पर्सन के नाम लिखे हुए हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, बैंक की, पहले ये नाम नहीं था गवर्नमेंट, अब ये भी डाल दिया गया, एंड डिवेंचर होल्डर्स की। भारतपुर क्वेश्चन में वो लिखता है आंसर विद रेफरेंस टू कारो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में लिखा जाता है ये चीज। क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है इन द रीपेमेंट ऑफ लोन और बोरोविंग? किसकी? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, बैंक की, गवर्नमेंट की एंड डिवेंचर होल्डर की। यदि हाँ, इफ यस, इफ यस, 2 पॉइंट है जो इसके अंदर हमें रिपोर्ट करने हैं। Period and amount of default to be reported. गवर्नमेंट से लोन कोई भी हो सकता है। यदि गवर्नमेंट ने ग्रांट ना देकर लोन की फॉर्म में पैसा दिया, कोई कंपनी डाउन जा रही है बट उसकी सर्वाइवल के चांसेस है, तो गवर्नमेंट की तरफ से प्लान इश्यूज हो जाते हैं, पार्लियामेंट अप्रूव कर देती है,
तो लोन ग्रांट कर दिए जाते हैं उनको। तो यदि कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, बैंक का, गवर्नमेंट का, डिबेंचर होल्डर का, इनके लोन में किसी भी तरह की रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया, देन आपको दो बातों को रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या क्या? पीरियड और अमाउंट। कितने पीरियड का डिफॉल्ट है एंड कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है। Here if debenture are received by way of amalgamation and after maturity the period of redemption is increased। जब पीरियड ही आपने बढ़ा दिया फिर डिफॉल्ट आएगा। जब पीरियड ही आपने बढ़ा दिया तो डिफॉल्ट आएगा। पटियाला, क्या गवर्नमेंट लोन इशू नहीं कर सकती? क्या गवर्नमेंट किसी को लोन नहीं दे सकती? बोलो जरा, क्या गवर्नमेंट जब डिविडेंड की गारंटी दे सकती है? पढ़ा है ना सोर्सेज ऑफ डिविडेंड कि डिविडेंड में भी पेड आउट ऑफ द मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या गवर्नमेंट किसी पर्सन को, किसी कंपनी को लोन नहीं दे सकती क्या? गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को लोन दे सकती है और यदि डिफॉल्ट हुआ है देन रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड। इंटरेस्ट का क्या होगा? मतलब जोधपुर रिपोर्टिंग करोगे यदि नहीं पे किया तो? कंपनी ग्रांट होती है, ग्रांट दी जाते हैं ना, जरूरी नहीं है। देखो पटियाला, जब गवर्नमेंट ग्रांट देती है, ग्रांट के केस में क्या है, ग्रांट रिफंड नहीं होती। ग्रांट रिफंड नहीं होती, वापिस नहीं करनी होती जनरली, जब तक आप टर्म एंड कंडीशन का कंप्लायंस करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि हाँ हम आपको ग्रांट ना देकर आपको फाइनेंशियल असिस्ट कर देंगे, मदद कर देंगे, हम आपको लोन दे देंगे। जैसे डीएमआरसी का प्रोजेक्ट, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर यदि गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई लोन दे दिया डीएमआरसी को, तो वो कहते हैं कि आप हमारा लोन इतने टाइम में वापस कर देना, हम ग्रांट नहीं दे रहे, हम आपको ग्रांट नहीं दे रहे, हम आपको क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। बस सीधी सी बात है। गवर्नमेंट लोन स्टैट्यूटरी ड्यूज में नहीं, स्टैट्यूटरी ड्यूज तो लॉ के अंदर बनाया जाता है। उन सारी चीजों के देखोगे तो लॉ थे, यहां पर लॉ नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर इसमें एक पॉइंट आता है मेरा, एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड थ्रू पब्लिक इशू। एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड थ्रू पब्लिक इशू। हाँ लक्ष्मीनगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स एनबीएफसी। If any money raised through IPO, initial public offer, FPO, further public offer, right issue, including debt, ये वही है डिबेंचर। all the term loan, यदि कंपनी ने फंड रेज किए आईपीओ के थ्रू, एफपीओ, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर, थोड़ा जूम कर दो इसको, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, इंक्लूडिंग डेट, इंक्लूडिंग उधार, या टर्म लोन लिया, तो मेरे को क्या चेक करना है, दो चीजें, वेदर
applied for the purpose for which funds are raised. जिस पर्पस के लिए इन फंड्स को लिया गया था, क्या उसी पर्पस के लिए इनको यूज किया गया या नहीं किया गया? अच्छा, यदि नहीं किया गया, इफ नॉट, तो क्या करूं? डिटेल टुगेदर विद द डिलेड ऑफ ऑर्डर। प्रोवाइड द डिटेल। मुझे डिटेल प्रोवाइड करनी है विद डिले। यदि आपने देरी की, डिफॉल्ट, यदि आपने यूज ही नहीं किया, गलत किसी और पर्पस में यूज कर लिया, एंड बाद में अपनी गलती सुधार दी, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी, एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी, कर्नल इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम गवर्नमेंट कैन बी, नहीं, स्टैट्यूटरी ड्यूज में कवर नहीं होगा कर्नल, इसी में कवर होगा। लोन का इंटरेस्ट लोन का ही पार्ट माना है। हमारा 9th पॉइंट क्या कह रहा है? एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड थ्रू द पब्लिक इशू। यदि पैसा कहां से आया? आईपीओ से आया। पैसा कहां से आया? एफपीओ से आया। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, इंक्लूडिंग डेट, मतलब शेयर तो है ही है, डेट भी साथ में हो सकता है। टर्म लोन से पैसा आया, जिस पर्पस के लिए रेज किया गया उसी पर्पस के लिए यूज हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, अब जरा एक बात बताओ, जब हम आईपीओ या एफपीओ लाते हैं, क्या प्रोस्पेक्टस में ये बात लिखी होती है या नहीं कि इस पर्पस के लिए फंड रेज किया जा रहा है? यदि हम आईपीओ या एफपीओ से पैसा लाते हैं तो प्रोस्पेक्टस में हम लिखेंगे। अच्छा, प्रोस्पेक्टस में तो लिखा है, लेकिन क्या बाद में मैनेजमेंट इसका कोई डिस्क्लोजर देती है एंड यूज का? क्या बाद में मैनेजमेंट इसका कोई डिस्क्लोजर देती है एंड यूज का कि हाँ हमने इसी पर्पस के लिए यूज किया? नहीं, इसका डिस्क्लोजर कहीं पे रिक्वायर्ड नहीं है। इसका डिस्क्लोजर सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका कहीं कोई डिस्क्लोजर नहीं कहा गया। हाँ, सिर्फ बोर्ड रिपोर्ट में है और कहीं पर इसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यदि मैं बात करूं तो रिक्वायर्ड नहीं। अब बताओ ऑडिटर कैसे करे? ऑडिटर कैसे करे इसका मतलब क्या ऑडिटर कहेगा मैनेजमेंट को कि आपको ये नोट्स टू अकाउंट में दिखाना होगा? क्या ऑडिटर मैनेजमेंट को कहे कि आपको ये नोट्स टू अकाउंट में दिखाना होगा, फिर इसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा? हाँ, WR बिल्कुल WR हम ले सकते हैं इसके। अच्छा, यदि जिस पर्पस के लिए लोन लिया उसके लिए अप्लाई नहीं हुआ, देरी हुई, डिफॉल्ट किया, और क्या बाद में आपने उसको सब्सिक्वेंटली रेटिफाई कर दिया? क्या सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन का मतलब, जैसे मैंने पैसा रेज कर लिया, रेज करने के बाद मैंने एक मशीनरी खरीदनी थी, लेकिन मशीनरी के आने में टाइम है एंड पेमेंट इज सब्जेक्ट टू डिलीवरी ऑफ द मशीनरी। पैसा मेरे पास आ चुका है आईपीओ से, अब मेरे पास पैसा पड़ा है लेकिन सप्लायर को मैंने देना नहीं, क्या करूं? मेरे इस पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खत्म हो रही है। व्हाट टू डू? क्या मैं उस पैसे को टेम्पररी इन्वेस्ट कर सकता हूं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में? पेंडिंग द यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पस वेदर आई कैन इन्वेस्ट द मनी इन द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यस, मैंने कर दिया, दैट इज व्हाट, डिफॉल्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही वो मशीनरी आ गई, मैंने क्या किया? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा निकाला और पैसे की पेमेंट कर, उसको पैसे को मैंने पे कर दिया। दैट मीन्स मैंने क्या कर दिया? मैंने सब्सिक्वेंटली जो डिफॉल्ट किया था उसको रेक्टिफाई कर दिया या नहीं कर दिया?
भागलपुर टर्म लोन भी तो पब्लिक से पैसा आ रहा है ना। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भागलपुर सुनो जरा, टर्म लोन किससे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, टर्म लोन किससे, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट से, डिवेंचर होल्डर से, मेंबर से, डायरेक्टर से, किससे? कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब सारे, इसका मतलब सारे गाइडेंस नोट में ये बात लिखी हुई है। इसे हम सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाई कर देंगे तो रिपोर्ट होगा क्या? रोहतक बिल्कुल होगा। कारों ने खुद कहा है रेक्टिफिकेशन की रिपोर्ट करो। हेडिंग तो मैंने बनाई है ना, पब्लिक इश्यूज। पब्लिक इश्यूज तो ये है। डायरेक्टर नॉट इंक्लूड, क्यों देहरादून डायरेक्टर क्यों इंक्लूड नहीं है? सारे इंक्लूड हैं। फरीदाबाद रिपोर्टिंग डिफॉल्ट की भी करनी है, रेक्टिफिकेशन की भी करनी है, डिले की भी करनी है, सारी रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा, यहां पर क्या है? इन दोनों क्लॉज में डिफरेंस क्या है? इन दोनों क्लॉज में डिफरेंस क्या है? ये कहता है डिफॉल्ट किस चीज का? रीपेमेंट। ये कहता है डिफॉल्ट किस चीज का? रीपेमेंट का, इनको वापस देने का, इनको वापस देने का। यूटिलाइजेशन और यहां पर क्या कहता है? डिफॉल्ट किस चीज का? इस पैसे को यूज करने का। तो कंफ्यूजन मत करना जरा, कभी कहो ये वाला पॉइंट तो ऊपर कवर हो गया। यहां पर डिफॉल्ट है रीपेमेंट का और यहां पर डिफॉल्ट है अमाउंट को अप्लाई करने का। सतना आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब एक कंपनी सबसे पहली बार अपना आईपीओ लाती है, इक्विटी शेयर्स का लाए या डिवेंचर का लाए। एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर मतलब राइट इशू लाए, चाहे इक्विटी का लाए या डिवेंचर का लाए या डिवेंचर का लाए। क्लियर है दोनों पॉइंट? एक रीपेमेंट और दूसरा एप्लीकेशन। रीपेमेंट एंड एप्लीकेशन। सेबी के अंदर, हाँ, सेबी की रिक्वायरमेंट में बिल्कुल होगा डिस्क्लोजर ऑफ एंड यूज, सेबी की रिक्वायरमेंट में बिल्कुल है। चलो अब जरा इसके गाइडेंस नोट को पढ़ ले। दिखाओ। पैरा 3(8) की बात करते हैं पहले हम, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। Whether the company has defaulted in repayment of loan or borrowing to a financial institution, bank, government or dues, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि हाँ, पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक पॉइंट देखना जरा, बैंक का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एंड गवर्नमेंट का, ये डिटेल आपको इंडिविजुअल देनी है, लेंडर वाइज देनी है। स्टेट बैंक के लोन का डिफॉल्ट किया, पंजाब नेशनल बैंक के लोन का डिफॉल्ट किया, क्या सारे बैंकों को इकट्ठा कर दूं या अलग अलग दूंगा? सारे बैंकों को इकट्ठा कर दूं या अलग अलग? अलग अलग। इनकी रिपोर्टिंग लेंडर वाइज करनी है। लेंडर वाइज, हर पर्सन, मतलब इंडिविजुअली होगी। गाइडेंस नोट क्या कहता है देखो जरा इसके ऊपर। ऑडिटर शुड रिपोर्ट द पीरियड एंड अमाउंट of all the defaults which exist at the balance sheet date, irrespective कब ये डिफॉल्ट हुआ है। ये डिफॉल्ट 2 महीने पुराना है, 1 महीने पुराना है, 4 महीने पुराना है, 2 दिन हुए हैं। डिफॉल्ट डिफॉल्ट है, यहां पर कोई पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है। बैलेंस शीट डेट पर यदि डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है तो आपको रिपोर्ट करना है। बैलेंस शीट डेट के जस्ट 2 दिन बाद रिपे हो गया, मैं तब भी रिपोर्ट करूंगा, साथ में बता दूंगा हाँ रिपे हो गया। Financial institution include all banks, public financial institution, non-banking institution and NBFCs. Submission of, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आए हुए हैं पहले। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रीशेड्यूल्डमेंट या रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन।
क्लाइंट ने, कंपनी ने बैंक को एप्लीकेशन दे दी कि मेरा लोन रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, मैं आपके 6 महीने से किस्तें नहीं दे पाया हूं, उनका ब्याज ओवरड्यू हो गया, आप एक काम करो, ब्याज को भी लोन बना दो और पुराना लोन प्लस ये ब्याज इकट्ठा एक लोन बनाकर इसको नया लोन बना दो और नए लोन की नई किस्तें 5 साल एक्सटेंडेड पीरियड पर डाल दो। तो मैं इस तरीके से अब आपकी नई ईएमआई को दे दूंगा। जब तक बैंक इस स्कीम को, रिस्ट्रक्चरिंग को कर नहीं देता, तब तक ये डिफॉल्ट है, तब तक ये डिफॉल्ट है। अब रीशेड्यूलमेंट कहें या रिस्ट्रक्चरिंग कहें, रीशेड्यूलमेंट होता है टाइम पीरियड को चेंज करना सीखा, टाइम पीरियड को चेंज करना, रीशेड्यूल। रिस्ट्रक्चरिंग हो जाता है इंटरेस्ट को लोन बना देना, दैट इज रिस्ट्रक्चर। डज नॉट मीन that no default has occurred. डिफॉल्ट है जब तक रीशेड्यूल या रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होता। लेंडर वाइज डिटेल आपको कैसे देनी है, बैंक की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एंड गवर्नमेंट की। कितना अमाउंट डिफॉल्ट में पड़ा है, बैलेंस शीट डेट का। बैलेंस शीट डेट 31 मार्च 2016, चाहे ये 1 महीने का है, चाहे ये एनपीए बना है नहीं बना है, बैंक ने एनपीए बनाया नहीं बनाया, ये 2 साल पुराना है, बैंक ने इसको डाउटफुल असेट बना रखा है, बैंक ने इसको लॉस असेट बना रखा है, इररिस्पेक्टिव, मैं कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं, बैंक की नहीं कर रहा। Whatever the default is as exists on the balance sheet date, I need to report along with the period of default. चाहे वो 2 दिन का डिफॉल्ट है, चाहे वो 25 दिन का डिफॉल्ट है। एंड डिवेंचर्स का अमाउंट हम किस में दिखाएंगे, एग्रीगेट। ये इंडिविजुअल दिखाएंगे बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट में, डिवेंचर्स में हम एग्रीगेट के अंदर। अच्छा, अब जरा इसके क्वेश्चन देखते हैं। ओके लिमिटेड, इसने एक टर्म लोन लिया नेशनलाइज्ड बैंक से 2011 में 2 करोड़ रुपए का, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 40 लाख रुपए की 31 मार्च 2012 से रिपे करनी थी। इसने 2012 की इंस्टॉलमेंट एंड 2013 की इंस्टॉलमेंट दे दी, लेकिन बेचारा 2014, 15, 16 3 किस्तें नहीं दे पाया, मार्केट में मंदा आ गया। एज अ ऑडिटर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज्यूम कर ले कंपनी रीशेड्यूलमेंट सोच रही है, सोचती रहे कंपनी रीशेड्यूलमेंट सोच रही है, सोचती रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफॉल्ट है, आपने 3 किस्तों का डिफॉल्ट किया है, 200 लाख 5 किस्तों में देना था, 200 डिवाइड बाय 5, 40 लाख की एक किस्त, 3 किस्तें आपने नहीं दी, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का डिफॉल्ट आप कर चुके हैं। अंटिल रीशेड्यूलमेंट इट इज द डिफॉल्ट, और मैं इसको रिपोर्ट करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मार्च 2016 को डिफॉल्ट है रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का एंड प्रिंसिपल का ड्यू टू ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ड्यू डेट 28 फरवरी थी एंड डिफॉल्टेड अमाउंट 5 अप्रैल 2016 को पे कर दिया गया। कंपनी की मैनेजमेंट के का सोचना है, ओपिनियन है कि क्योंकि डिफॉल्ट सेट कर दिया गया है, एडजस्ट कर दिया गया है, ऑडिट कंप्लीट होने से पहले हैंस कारक 16 में कोई रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है। बताएं क्या एक्चुअल में मैनेजमेंट का सोचना सही है, या बीइंग ए ऑडिटर मुझे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा इररिस्पेक्टिव कि ये डिफॉल्ट रेक्टिफाई हो चुका है। नो, रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड, यस, स्टिल वी हैव टू रिपोर्ट, हमें रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट अमाउंटेड टू सो एंड सो, 25 फरवरी को